मैंने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर अपनी पसंद से शादी की थी, क्योंकि जहां मेरे माता पिता शादी करना चाहते थे, मैं उस इंसान को पसंद नहीं करती थी और पूरी जिंदगी एक अनचाहे इंसान के साथ जिंदगी गुजारने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। शादी वाले दिन जब मैं दुल्हन बनने के लिए पार्लर गई तो मैंने पहले से तय कर रखा था कि मैं वहीं से भागकर अपने प्रेमी के साथ शादी कर लूंगी, और मैंने ऐसा ही किया। जैसे ही मैं तैयार होने के लिए पार्लर गई, मैं वहां से भाग गई और उस इंसान से शादी कर ली और हमेशा हमेशा के लिए अपने माता पिता के घर को छोड़ दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि अब उस घर की दहलीज पर मेरे माँ बाप, मेरे भाई कभी भी मुझे पैर नहीं रखने देंगे। इसलिए मैंने खुद ही उस घर को त्याग दिया। मेरा पति बहुत अच्छा और मोहब्बत करने वाला इंसान था, मगर उसके माता पिता ने भी मुझे अपनाने से इनकार कर दिया। हम दोनों ने अपना एक अलग छोटा सा आशियाना बना लिया। उसने मुझे जिंदगी की हर खुशी दी, हर सुख सुविधा का इंतजाम किया। मैं भी उसे दिलो जान से चाहती थी और उसके साथ बहुत खुश थी। शादी के 2 साल बाद जो मुझे माँ बनने की खुशखबरी मिली, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हुई थी। मैंने सबसे पहले ये खबर अपने पति के ऑफिस में कॉल करके उन्हें सुनाई थी। वह भी मेरी तरह बहुत ज्यादा खुश हो गए थे आने वाले बच्चे की खबर सुनकर, और उसी वक्त वो अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर घर आने की बात कहने लगे। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि वह आज आखिरी बार घर आ रहे हैं। उसके बाद मैं कभी भी उन्हें देख ना पाऊंगी। काश मुझे पहले से पता होता तो मैं उन्हें रोक देती। वह दफ्तर से खुशी खुशी घर वापस आते हुए भगवान को प्यारे हो गए। मेरे पति की मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। कुछ देर बाद मेरे पति आखिरी बार 4 कंधों पर घर वापस आए और हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़ गए। यूं मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही बाप के साए से दूर हो गया, और मैं भी भरी जवानी में न सिर्फ विधवा हो गई, बल्कि दुनिया में अकेली रह गई। अपनों को तो मैंने पहले ही त्याग दिया था। गैरों के दर पर जाने वाला जमाना नहीं था। जवान औरत थी, क्या पता कब किसकी नजर बदल जाती। समझ नहीं आ रहा था अब कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगती। मेरे पति के दूर की एक बूढ़ी रिश्तेदार थे जिन्हें हम मौसी कहते थे। वह भी मेरी तरह दुनिया में अकेली थी। अपने सहारे के लिए मौसी को अपने पास ले आई और हम दोनों औरतें मिलकर जिंदगी की गाड़ी को धक्का मारने लगे। मौसी ने मेरा भरपूर साथ दिया। मेरे पति के मरने के चंद महीने बाद मैंने एक सेहतमंद बच्ची को, तो मेरी चिंताओं में और भी ज्यादा बढ़ोतरी हो गई। एक जवान अकेली औरत के साथ एक छोटी बच्ची भी आ गई थी। जन्म दिया, जिसके खाने पीने के साथ साथ उसकी पढ़ाई का, उसकी परवरिश का बोझ भी अब मेरे नाजुक कंधों पर आ पड़ा था। ऐसे में मेरी मौसी ने मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने मेरी बच्ची को घर पर संभाला और मैंने बाहर निकलकर अपने लिए कुछ काम तलाश करना शुरू कर दिया। जल्दी ही मुझे एक पास के ही स्कूल में टीचर की जॉब मिल गई और यूं हम वहां लगे जिंदगी जैसे तैसे गुजरने लगी थी। मेरी बेटी शिखा धीरे धीरे बड़ी होती गई और फिर वह जवान हो गई। मेरी बेटी बहुत ज्यादा सुंदर थी। मुझे कभी कभी उसकी सुंदरता से डर भी लगता था, क्योंकि गरीबों के घर में सुंदरता एक अभिशाप होती है। मैंने अपनी बेटी की परवरिश और शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया, कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी। अब मेरे हाथ पैर भी थकने लगे थे। बेटी को जवान करने के बाद माँ होने के नाते मेरी आखिरी चिंता थी कि मेरी बेटी शिखा की शादी हो जाए। मैं चाहती थी कि मेरी बेटी की शादी किसी अमीर घराने में हो, जहां उसकी बाकी की जिंदगी आराम और सुकून से गुजरे, क्योंकि मेरे घर तो शिखा को खुशी नसीब नहीं हुई थी। बहुत जोड़ तोड़ करके मैं उसके पढ़ाई के खर्चे पूरे करती थी। मैंने अपनी बेटी शिखा के रिश्ते के लिए स्कूल में सबसे बोल रखा था कि कोई अच्छा रिश्ता नज़र में हो तो ज़रूर बताना। एक दिन स्कूल में बैठी बच्चों की कॉपी चेक कर रही थी कि मेरी एक बहुत ही अच्छी दोस्त विमला मेरे पास आई और मुझे बताने लगी कि उसकी बहन अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रही है। घर बहुत ही अच्छा है, लड़का भी इकलौता है। मैं तो बस तुम्हारी बेटी का ही रिश्ता यहाँ पर कराना चाहता हूँ। विमला ने इतने प्यार और विश्वास से कहा कि मैं भी खुश हो गई थी। वैसे भी वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। काफी सालों से हमारा एक दूसरे के घर आना जाना भी था, इसलिए मैंने उसकी बात मानकर लड़के वालों को घर आने की दावत दे दी। उस दिन मेरे दिल को बहुत सुकून हुआ था कि अब मेरी चिंताएं कम हो जाएंगी और मेरी बेटी जिस घर में शादी करके जा रही है बहुत ही पैसे वाला भी था, और मेरी बेटी वहां सुकून से अपनी जिंदगी बसर करती। कुछ ही दिन में विमला की बहना हमारे घर आ गई थी। जब वो हमारे घर आई तो सामान से लदी हुई थी।
वह मेरी बेटी को पहले ही नज़र में पसंद कर ली और बहुत ही खुश नज़र आ रही थी। मुझे सोचने का मौका ही न दिया और मुझसे हाँ करवा कर ही दम लिया। मुझे भी वह लोग बहुत सुलझे हुए और खानदानी लगे थे। मैं भी अपनी बेटी के नसीब खुलते देखकर खुश थी। लड़के वालों ने जल्दी शादी करने पर जोर दिया था, जिस पर मुझे कोई ऐतराज़ नहीं था। क्यों, चंद मुलाकातों में ही लड़के को भी मैंने देख लिया था। लड़का मुझे बहुत पसंद आया था। इस रिश्ते का सबसे बड़ा मेरा मकसद था कि लड़के का घराना बहुत छोटा था, छोटे परिवार से था। लड़का लड़के के पिता भी इस दुनिया में नहीं है। माँ और एक छोटी बहन ही थी, और दूसरा मेरी सबसे अच्छी दोस्त विमला की बहन का लड़का था। इसलिए मुझे विश्वास था कि घर बार बहुत ही अच्छा है, मेरी बेटी खुश रहेगी। मैंने दिन रात लगाकर अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी से अपनी बेटी की शादी तैयारियां करना शुरू कर दी। मैं शादी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी, उसे सब कुछ जो एक माँ दे सकती है। मैंने देकर अपनी आशीर्वाद के साए में अपनी बेटी को विदा कर दिया। आज मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा ली है। हालांकि बेटी के जाने का दुख तो था, लेकिन इससे तो हर माँ को गुजरना पड़ता है। बेटी तो पराया धन होती है, उसे एक ना एक दिन पराये घर जाना ही पड़ता है। शादी के बाद मेरी बेटी 2-3 बार मायके आई थी, तो उसके चेहरे पर अंदरूनी सच्ची खुशी चमक रही थी, जिसे मैंने अंदाजा लगाया था कि वह अपने घर में बहुत खुश हूं और सुकून से हैं। मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी थी कि मेरा सपना पूरा हो गया, कि मेरी बेटी की शादी एक अमीर घर में हुई है। लेकिन कुछ महीना बाद जब मेरी बेटी मुझसे मिले आई, तो उसने मुझे यह बताकर बेचैन कर दिया कि वह अपनी सास के साथ गांव में रहने जा रही है, क्योंकि उसके पति को काम के सिलसिले में बाहर भेजा जा रहा है और अब इतने बड़े शहर में सास और वो अकेली नहीं रह सकती थी, इसलिए अपनी गांव के मकान में जाकर रहेंगे। मैं अपनी बेटी की जुदाई का सुनकर बहुत उदास हूं, क्योंकि मैंने कभी अपनी बेटी को खुद से इतनी दूर नहीं भेजा था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं दिल पर पत्थर रखकर उसे मिलने गई और वह भी मुझसे मिलकर खुशी खुशी सांस के साथ गांव चली गई। मैं उसके जाने के बाद कुछ दिन तो बहुत उदास रही, मगर रोज शिखा अपनी खबर मुझे देती रही तो मेरी भी उदासी फिर खत्म हो गई। और एक दिन शिखा ने बताया कि वह पेट से है। ये सुनकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। मैं रोज फोन पर शिखा की सारी खबर लेती थी, लेकिन कुछ समय के बाद उसकी खबर आना कम होने लगी। हमेशा उसके सास ही बात करके बताते कि उसकी तबीयत अच्छी है, अब वह पूरी तरह आराम करेगी, इसलिए मैं उसे कम ही उठाती हूँ। अभी शिखा आराम कर रही है, इसलिए आपकी बात नहीं करा सकती। मुझे अपनी बेटी के सास जी जे कस के बोलने के अंदाज में सच्ची मां जैसी मोहब्बत महसूस होती थी, तो मैं अपने भगवान का धन्यवाद करती कि मेरी बेटी को मां जैसी सास मिली है। लेकिन एक रात एक ऐसी खबर आई कि उसने मेरी दुनिया ही उजाड़ कर रख दी। एक रात मेरी बेटी के ससुराल से फोन आया कि आपकी बेटी की अचानक तबीयत खराब होने से उसकी मौत हो गई है। मेरे लिए खबर किसी तूफान से कम न थी। इस जानलेवा खबर ने मेरी कमर ही तोड़ दी थी। मैं कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं रह गई थी। जब कुछ होश आया तो मैं चीखें मार मार कर रोने लगी थी। मेरी इकलौती बची थी, वही तो थी मेरा सब कुछ। शिखा के अलावा मेरा इस दुनिया में कौन ही था। रोते रोते मेरी आवाज बंद हो गई, होंठ सूख गए, अब तो गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी। मुझे तो अपनी बेटी के गांव का भी कुछ अता पता नहीं था। मुझे अपनी बेटी से मिलने जल्दी गांव पहुंचना था। मैंने अपनी दोस्त विमला को कॉल की, तो उसने मुझे बताया कि वह पहले ही गांव गई हुई है। मैंने उसे कहा कि मुझे कुछ तो अता पता दे, जिससे कि मैं आखिरी बार तो अपनी बेटी को देख सकूं। उसने मुझसे अपनी जान छुड़ाने वाले अंदाज में गांव का पता बताया और जल्दी से फोन बंद कर दिया। मैं तो अपनी बेटी के गम में ही रो रो कर बेहाल हो चुकी थी, लेकिन उस वक्त जैसे तैसे खुद को संभाल कर मैं गांव पहुंची थी। मैंने फोन पर अपने समधन से खुशामद की थी कि मेरी बेटी का अंतिम संस्कार अभी ना किया जाए। मैं आखिरी बार अपनी बेटी को देखना चाहती हूँ। मैं अपनी बेटी के घर पहुंच गई तो पूरा घर लोगों से भरा हुआ था। लेकिन एक बात हैरान कर देने वाली थी, मेरी बेटी को एक अलग कमरे में रखा गया था। उसको एक मोटे से कमल में लिपट कर रखा गया था। मैं शिखा से लिपट लिपट कर रोने लगी। पति के मरने के बाद शिखा ही तो मेरे जीने का एक इकलौता सहारा थी। अब वह भी मुझे छोड़कर चली गई थी। मैं दहाड़े मार मार कर रो रही थी। कुछ औरत ने मुझे शिखा से अलग कराया और कहा, अब अंतिम संस्कार का समय हो गया है, आप हिम्मत रखो। जो दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ेगा।
मेरी बेटी के अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू होने में एक तरफ निढाल सी ही पड़ी हुई थी। तभी मुझे पानी पिलाने के बहाने एक नौकरानी मेरे पास आई। उसने मेरे कान में कहा कि आप अपनी बेटी के साथ उस कमरे में अकेले 5 मिनट तक रुके। नौकरानी की बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। आखिर कुछ तो राज है मेरी बेटी की मौत का। मैंने जल्दी से खुद को संभाला और शिखा की सांस से कहा कि प्लीज अब तो मेरी बेटी मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। मैं आप लोगों से एक विनती करती हूँ कि मुझे सिर्फ 5 मिनट के लिए अपनी बेटी के साथ अकेले कमरे में रहने दें। मैं कुछ समय सुकून से अपनी बेटी के साथ गुजारना चाहती हूँ। प्लीज मेरी इस विनती को जरूर मान ले। शिखा के सास ने कुछ देर तक मुझे देखा और फिर कुछ सोचते हुए उन्होंने मुझे मेरी बेटी के कमरे में छोड़ दिया। सारी औरतों को कमरे से निकल जाने को कहा। अब उस कमरे में मैं और मेरी बेटी शिखा बचे थे। मैं जोर जोर से अब भी रो रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे मैं अपनी बच्ची को अपने सीने में छुपा लूं। तभी कमरे की पिछली खिड़की की तरफ से वही नौकरानी अंदर आई। मुझे उसी नौकरानी का तो इंतजार था, क्योंकि वही मुझे बता सकती थी कि शिखा की मौत का क्या राज है। मैं जल्दी से उस नौकरानी के पास गई और उसे अपने पास बिठाकर कहा, प्लीज मुझे जल्दी बताओ, आखिर तुम मुझे क्या बताना चाहती थी। उस नौकरानी ने मेरे कान में कहा कि तुम्हारी बेटी शिखा जिंदा है। अगर यकीन ना हो तो तुम खुद चेक करके देख सकती हो। मुझे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने दोबारा शिखा का चेहरा देखा। उसके होंठ, उसका चेहरा नीला पड़ चुका था। उसका पूरा शरीर ठंडा था। उसके जिंदा होने की तो कोई चांस ही नहीं थे। लेकिन मैं नौकरानी की बात को भी झुठला नहीं सकती थी। कोई औरत भला इस नाजुक समय पर मजाक क्यों करेगी, वह भी एक मां के साथ। मैंने शिखा को दोबारा चेक किया। मैंने उसके होठों के पास अपने कान रख दिए, उसकी जबान चेक की। बहुत ढूंढने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे हल्की हल्की सांस शिखा की चल रही है। नौकरानी सही कह रही थी, मेरी बेटी जिंदा थी। लेकिन मैं क्या करूं? जरूर यह लोग बहुत ही शातिर लोग हैं। इन्होंने मेरी बेटी को कुछ ऐसा खिला दिया है कि उसका शरीर ठंडा और पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। लेकिन मैं क्या करूं? अपनी बेटी को इन शातिर लोगों से कैसे बचाएं? मेरे पास अब वही नौकरानी थी जो मेरी मदद कर सकती थी। मैं जल्दी से उसके पास गई, उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मैंने कहा, प्लीज मेरी बेटी को बचाने में मेरी मदद करो। मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। साथ ही मैंने अपनी कलाइयों से 2 सोने के कंगन उतार कर उस नौकरानी के हाथों में दे दिए। ये कंगन मेरे पति की आखिरी निशानी थी, जो हर वक्त मैं अपने हाथों में पहने रहती थी। मैंने उससे कहा कि तुम मेरी बेटी को इसे खिड़की के रास्ते से ले जाओ और उसे किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचा दो। नौकरानी, जिसका नाम मंजू था, उसने अपने जेब से एक छोटा सा मोबाइल फोन निकाला और किसी को फोन करके उस कमरे की खिड़की के पास बुला लिया। 2 मिनट के बाद ही खिड़की के नीचे 2 औरतें खड़ी थीं। मैंने और मंजू ने शिखा को खिड़की से नीचे उतार दिया। वह दोनों औरतें शिखा को लेकर चली गईं। शिखा की जगह मैं खुद कफन ओढ़कर लेट गई। मैं चाहती तो मैं भी यहां से शिखा के साथ और नौकरानी के साथ भाग सकती थी, लेकिन मैं नहीं भागी। मुझे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं थी। मुझे सच जानना था कि आखिर इन लोगों ने मेरे शिखा के साथ किया क्या है। मंजू ने मुझे बहुत समझाया कि आप भी यहां से भाग जाएं, कहीं ऐसा ना हो ये लोग आपको कोई नुकसान पहुंचा दें। आपको सच्चाई जाननी है तो मैं आपको बता दूंगी। लेकिन मैंने मंजू से कहा कि नहीं, मैं इन लोगों को रंगे हाथों पकड़ना चाहती हूँ। अब यह सब बातें हो रही थीं कि बाहर दरवाजे पर खटखट हुई तो मंजू ने मेरा चेहरा अच्छे से कफन से ढक दिया और सबसे कहा कि बहुरानी की माँ बहुरानी से आखिरी बार मिलकर खिड़की के रास्ते से चली गई है। सबसे पहले कमरे में शिखा की सांस आई थी। सास हैरत से कहने लगी कि खिड़की से क्यों गई, दरवाजे से भी तो जा सकती थी। जिस पर मंजू ने कहा कि मालकिन बहुरानी की माँ जी कह रही थीं कि अब इस खानदान से मेरा कोई संबंध नहीं। इन्होंने मेरी बेटी का ध्यान नहीं रखा और वह मर गई। इसलिए मैं अब इन लोगों का मुंह देखना नहीं चाहती, इसीलिए मैं खिड़की से जा रही हूं। मंजू के मुंह से यह बात सुनते ही शिखा की सांस ने मेरे बारे में उलटे सीधे शब्द बोलना शुरू कर दिए थे। मैं हैरत से सबको सुन रही थी। पहले तो मेरे मुंह पर कितना मीठा बोलती थी शिखा की सास, और मेरे पीछे कैसे जहर उगल रही थी। लेकिन मैं इंतजार में थी कि मुझे कुछ तो सुराग मिले कि आखिर इन लोगों ने ऐसा क्यों किया, जिससे कि मैं इन लोगों के मुंह पर ही इनका तमाशा बना सकूं, इन्हें रंगे हाथों पकड़ सकूं। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया।
और वह मेरे अंतिम संस्कार के लिए मुझे लेकर चल पड़े। मेरी चिता तैयार कर दी गई थी। अब मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगा था, क्योंकि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं ऐसे ही लेटे रहती तो यह लोग मुझे चिता पर रखकर मेरी चिता को आग लगा देते। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं अपना दिमाग चलाने लगी। इतनी देर में लोगों ने मुझे चिता पर लिटा दिया था और चिता को आग भी लगा दी, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ कि जितने भी लोग मेरे अंतिम संस्कार में आए हुए थे, सब एकदम से भाग खड़े हुए और तभी मुझे मंजू ने चिता से बाहर खींच लिया। अभी बाहर की लकड़ियों में ही आग लग पाई थी। मंजू मुझे खींचकर जल्दी से एक वीरान जगह की तरफ ले गई, जहां कोई आता जाता नहीं था। मैं उस समय बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसने मुझे जल्दी से पानी पिलाया। उसने मुझे बताया कि मैंने ही फोन करके कहा था कि शिखा बहुरानी का भूत मैंने कमरे में देखा है, उनकी आत्मा कमरे में घूम रह रही है। यही सब सुनकर वो लोग डर के मारे भाग गए थे। मेरी सांसें थोड़ी मेरे कंट्रोल में हुई तो मंजू मुझे लेकर एक झोपड़ी में चली आई, जहां उसने मेरी बेटी को रखा था। मैं मंजू के पैरों में गिर गई। उसने आज मेरी और मेरी बेटी शिखा दोनों की जान बचाई थी। मैंने मंजू से कहा, मंजू मुझे सारी सच्चाई बताओ, यह लोग मेरी बेटी को क्यों मारना चाहते थे? फिर मंज ने मुझे बताया कि बहन जी, जब से शिखा बेटी की सास शिखा को लेकर आई थी, तभी से मैं देख रही थी। शिखा की सास रोज दूध में मिलाकर शिखा को कुछ पिला रही थी। एक दिन मैंने पूछा तो मुझे डांट दिया और कहा कि यह तो मेरी बहू के होने वाले बच्चे की सेहत के लिए है, ये बहुत ही अच्छा पाउडर है, इसे पीने से शिखा बहू बहुत ही अच्छे सेहतमंद बच्चे को जन्म देगी। मैं चुप हो गई। लेकिन धीरे धीरे शिखा की तबीयत खराब रहने लगी थी और फिर एक दिन शिखा ने अपना बच्चा भी खो दिया। उस दिन मैं समझ गई कि जरूर दाल में कुछ काला है। वह कोई ताकत का पाउडर नहीं, कोई ऐसी दवा है जो अंदर ही अंदर शिखा को नुकसान पहुंचा रही है। जब से शिखा ने अपना बच्चा खो दिया, तब भी शिखा की सास नहीं मानी थी और रोज वही पाउडर शिखा को पिला रहे थे। मैं शिखा की सास के इरादे भांप गई थी कि वह शिखा को भी मारना चाहती हैं। इसलिए मैंने अपनी जानने वाली से एक जहरीली बूटी ली। इसे खाने से इंसान का शरीर ठंडा और नीला जाता है। देखने वालों को ऐसा लगता है कि जैसे इंसान मर चुका है, लेकिन इस जड़ी बूटी का इलाज कर दिया जाए तो इंसान की जान बच सकती है। शिखा की जान बचाने के लिए जहरीली जड़ी बूटी मैंने शिखा को पिला दी। जड़ी बूटी पीने से कुछ देर में शरीर नीला पड़ गया और ठंडा पड़ गया। शिखा की सांस को लगा कि उसका नुस्खा काम कर गया और शिखा इस दुनिया से चली गई। सारी कहानी सुनाकर मंजू चुप हुई। मंजू की कहानी सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में भी सनसनी दौड़ गई थी। मेरी बेटी की लोगों से क्या दुश्मनी थी? ये लोग मेरी बेटी को जान से क्यों मारना चाहते थे? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। 8 दिन तक मेरी बेटी का इलाज मंजू करती रही। रोज जड़ी बूटी पीस कर पिलाती रही। जब शिखा बिल्कुल ठीक हो गई तो रात के अंधेरे में मैं उसे लेकर अपने घर आ गई। मैंने अब तक उसे छुपाकर ही रखा था, किसी को नहीं बताया था कि मेरी बेटी जिंदा है। मैं ठंडे दिमाग से सोच रही थी कि अब आगे मुझे क्या कदम उठाना है। मैंने शिखा को सारी बात बताई। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। वह कितनी देर तक मेरे घुटनों में सर रखकर रोती रही थी। कहने लगी, मम्मी, मेरी सास ने तो कभी मेरे साथ बुरा रवैया नहीं रखा था, हमेशा मुझे बेटी की तरह प्यार किया, लेकिन धीरे धीरे मेरी तबीयत खराब होने लगी थी और मैंने अपना बच्चा भी खो दिया। ऐसी हालत में भी मेरी सास ने मेरा बहुत साथ दिया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस दूध को मैं अमृत समझकर पी रही थी, वही दूध मेरी जिंदगी लेने वाला था। मैंने तो हर्षित को दिलो जान से प्यार किया था। हर्षित भी मुझसे कितना प्यार जताते थे। लेकिन मम्मी, मुझे लगता है हर्षित इस सब में शामिल नहीं है। मुझे लगता है कि हर्षित अब भी मुझसे प्यार करते हैं। मुझे हर्षित को कॉल करना चाहिए, लेकिन मैंने शिखा को रोक दिया। मैं अभी पूरी तरह से श्योर नहीं थी कि हर्षित शिखा को प्यार करता है या नहीं। इस पूरी साजिश में हो सकता है हर्षित का भी हाथ हो। एक दिन मैं मार्केट गई हुई थी तो मैंने कुछ ऐसा देखा कि मैं हैरान हो गई। मैंने वहां हर्षित को देखा। हर्षित किसी के लड़की के साथ हाथों में हाथ डाले घूम रहा था। उसके चेहरे पर चमक दिखाई दे रही थी। शिखा के मरने का कोई गम उसके चेहरे पर नहीं था। और हर्षित की यह खुशी देखकर मुझे समझते देर न लगी कि हर्षित भी इस सब में शामिल था। अब मैं और चुप नहीं बैठ सकती थी। मैं उन लोगों को यूं खुला नहीं छोड़ सकती थी जिन्होंने मेरी बेटी की जान लेने की कोशिश की। मैं सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गई और सारी कहानी पुलिस के सामने सुना दी। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और मैं पुलिस के साथ पुलिस को लेकर हर्षित के गांव पहुंच गई।
पहले तो हर्षित की माँ मुझे इस तरह पुलिस के साथ देखकर चौंक गई, लेकिन जल्दी ही खुद को संभाल लिया। पुलिस ने जब सारा केस सामने खोलकर रखा तो हर्षित की माँ साफ मुकर गई। कहने लगी, मैं तो अपनी बहू को इतना प्यार करती थी, उसकी इतनी देखभाल करती थी, उसकी मौत नेचुरल थी, हमने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। गांव वालों ने भी गवाही दी थी कि हर्षित का परिवार बहुत अच्छा परिवार है, पूरे गांव की मदद करता है, वह किसी की जान नहीं ले सकता। लेकिन पुलिस ने किसी का विश्वास नहीं किया और पूरे घर की तलाशी लेने लगी। और फिर शिखा की सास के कमरे से वह दवा मिल गई जो वह शिखा को रोज पिलाती थी। शिखा की सास उस दवा को अभी तक फेंक नहीं पाई थी। शायद उसे विश्वास था कि उससे सवाल जवाब करने कोई नहीं आएगा। पुलिस उन सब लोगों को अरेस्ट करके थाने ले आई, जहां पर पुलिस ने सबकी अच्छे से खातिरदारी की। और पुलिस की मार से हर्षित की मां ने सारा सच उगल दिया। हर्षित की मां ने स्वीकार कर लिया कि हाँ, उसने ही शिखा और शिखा के बच्चे की जान ली है और यह सब उसके प्लान का एक हिस्सा था। और जब हर्षित की मां ने पूरी कहानी सुनाई तो मैं कांप कर रह गई थी। 20 साल पुराने जख्म फिर से ताजा हो गए थे। हर्षित की मां ने बताया कि 20 साल पहले जब तुम्हारा रिश्ता मेरे भाई के साथ हुआ था तो उस समय हम सब बहुत खुश थे। बहुत मुश्किलों से हमारा भाई शादी के लिए माना था। इकलौता भाई था, उसकी खुशियां हमें बहुत प्यारी थीं। मेरे भाई जतिन ने तुम्हें कहीं देख लिया था और तुम्हारे प्यार में पागल हो गया था। उसने कहा, अगर शादी करूंगा तो इसी लड़की से, वरना नहीं करूंगा। और फिर भाई के साथ तुम्हारा रिश्ता भी हो गया था। भाई दिन रात तुम्हारी बातें करता था, लेकिन तुम भाई को बिल्कुल भी घास नहीं डालती थी, उसे इग्नोर कर देती। और एक दिन जब भाई ने तुम्हारे हाथों में अंगूठी पहनकर तुम्हारे हाथों को चूम लिया था तो तुमने भाई के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रख दिया था और कहा था कि तुम भाई से नफरत करती हो, किसी और से प्यार करती हो, तो मेरे भाई से शादी नहीं करना चाहती। बस यही सदमा मेरे भाई को ले गया और उसने अपनी जान ले ली। हम बहनें ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके। मैंने और विमला ने उसी समय तय कर लिया था कि हम अपने भाई का बदला लेकर रहेंगे। तुमने तो भागकर अपने आशिक के साथ शादी कर ली थी और मेरा भाई इस दुनिया से ही चला गया था। हम अपने इकलौते भाई का दर्द भुला नहीं पा रहे थे। मेरी बूढ़ी माँ भी मेरे भाई के गम में चल बसी थी। और फिर तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारे पति का जो एक्सीडेंट हुआ था, वह एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। तुम्हारे पति के बाद भी हमें सुकून नहीं मिला था। तुम्हें पल पल मरता तड़पता देखना चाहते थे। तुम्हारे पास एक इकलौती खुशी थी, तुम्हारी बेटी, उसे भी छीन लेना चाहते थे। इसीलिए विमला ने तुम्हारी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवाई और फिर मैं तुम्हारी बेटी से पल पल बदला लेने लगी। शिखा की सास के मुंह से यह बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। अपने पति को याद करके मैं बिलख बिलख कर रोने लगी। और तभी मंजू मेरी बेटी शिखा को ले आई। शिखा को जिंदा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने सारी कहानी पुलिस के सामने रख दी थी, कैसे मैंने अपनी बेटी की जान बचाई। अब सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया था। पुलिस ने उन लोगों को जेल में डाल दिया और उन लोगों के ऊपर सख्त कार्यवाही की गई। कुछ समय बाद ही मैंने हर्षित का और शिखा का तलाक करवा दिया। गुनहगारों को उनके गुनाहों की सजा मिल गई थी। मेरी बेटी भी उनके चंगुल से छूट गई थी, लेकिन मेरे निर्दोष पति बिना किसी दोष के ही इस दुनिया से चले गए थे। ये दुहक मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। लेकिन मैंने खुद को संभाला, क्योंकि अगर मैं टूट कर बिखर जाती तो फिर शिखा को कौन संभलता। शिखा का भी तो सब कुछ बर्बाद हो गया था, उसका सब कुछ लुट चुका था। शिखा ने हर्षित को सच्चे दिल से प्यार किया था, और जब दिल टूट जाता है तो उसकी तड़प तो बहुत बुरी होती है। अंदर से टूट चुकी थी। मैं हर वक्त शिखा की दिलजोई में लगी थी। धीरे धीरे शिखा संभलने लगी और उसने एक नौकरी कर ली। अब हम माँ बेटी की जिंदगी रूटीन पर लौटने लगी थी। मैं शिखा से जिद करती हूँ कि वह दूसरी शादी कर ले, लेकिन शिखा मानती नहीं। मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब से मेरी बात मानकर अपना घर बसा लेगी। लेकिन इस बार मैंने सोच लिया है कि भले ही लड़का अमीर ना हो, लेकिन मेरी बेटी से सच्चा प्यार करने वाला हो। आप सब लोग भी दुआ करना कि मेरी बेटी को सच्चा प्यार करने वाला पति मिले। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना।